गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सर्जिंग क्रिप्टो अडॉप्शन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जो हैं, उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो प्रैक्टिकल स्टेबल कॉइन्स हैं, वो ऐसा रिस्क पोज कर रहे हैं करेंसी सब्सटीट्यूशन का, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो डिसइंटरमीडिएशन कर देंगे, मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी एमर्जिंग मार्केट्स में। तो ऑफ कोर्स जो इंटरवेंशंस चाहिए होती हैं अब मॉनेटरी टूल्स के थ्रू, वो फिर इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगी अगर क्रिप्टो करेंसीज़ ने जो है करेंसीज को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो स्टेबल कॉइन्स बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो एक स्टेबल एसेट जैसे कि किसी करेंसी के साथ या कमोडिटी के साथ जो है वो लिंक्ड है। इनकी वैल्यू स्टेबल रहती है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो है सपोर्ट दिखाया है क्रिप्टो करेंसीज को, और सेनेट ने के थ्रू भी जो है जीनियस एक्ट बिल को पास करने का जो है वो एक तरह से प्लान किया है। तो जो प्रपोज जीनियस एक्ट है वो एक्सपैंड करेगा प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल कॉइन्स, और इशुअर्स को कहेगा कि वो कंप्लाई करें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म रेगुलेशंस को, और स्टेबल कॉइन्स 1:1 विद फिएट और लिक्विड एसेट्स बैक किए जाएंगे। सेपरेट रिजर्व्स मेंटेन किए जाएंगे ताकि सपोर्ट इशू की हो सके स्टेबल कॉइन्स को। अगर पास हो जाता है बिल तो इससे बूस्ट होगा स्टेबल कॉइन का मार्केट 10 फोल्ड टू $2 ट्रिलियन। पाकिस्तान ने भी जो है ट्रंप की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक्लूसिव फाइनेंशियल जो है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को जो है वो बनाया है, जिससे कि वो यूज़ करना चाहते हैं ब्लॉकचेन को फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रेड, रेमिटेंसेस और मोनेटाइजेशन ऑफ नेशनल एसेट्स को, जैसे कि रेयर अर्थ्स। कंट्री का एम है कि वो एक रीजनल क्रिप्टो हब बने। अब अगर हम एल सल्वाडोर का एग्जांपल देखें तो जबकि उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था 2021 में, एल सल्वाडोर ने मिनिमल यूज़ देखा है क्रिप्टो करेंसी का फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शंस। तो रियल वर्ल्ड कॉमर्स में कितना उसका जो है वो स्कोप है बिटकॉइन का, ये क्वेश्चनेबल है। तो जो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि चाहिए अभी नासेंट चल रही है स्टेज पर क्रिप्टो अडॉप्शन, खासकर स्टेबल कॉइन्स, लेकिन स्टिल ये एक रिस्क पोज कर रही है करेंसी सब्सटीट्यूशन का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिसइंटरमीडिएशन का। उन्होंने कहा है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो बाईपास कर जाएंगे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और मॉनेटरी सोवरेनिटी को थ्रेटन करेंगे। तो उनके रिमार्क्स तब आए हैं जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक स्ट्रेटजिक क्रिप्टो रिजर्व बनाना ज़रूरी है और स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो इशू करना चाहिए ताकि यूएस को एज अ क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो बना सकें। पाकिस्तान भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क पोज कर रही हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को। एक पेपर भी जो है वो बनाया गया है, यूएनसीटैड की भी स्टडी है, जिसमें कहा है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर हाई इन्फ्लेशन है, डोमेस्टिक करेंसीज जो हैं वो वैल्यू लूज़ करती जा रही हैं एज स्टोर्स ऑफ वेल्थ, अगर ये क्रिप्टो एसेट्स वहाँ पर करेंसी को सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली रिस्की हैं क्योंकि ये फिएट करेंसी से पैक्ड हैं, और उससे आर्बिट्रेज या फिर स्पेकुलेटिव बिहेवियर जो है वो और ज़्यादा चैलेंज उसका क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये टॉपिक भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशंस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही हैं इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में, और ये रशियन ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया ने कंफर्म किया है। तो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है? एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ कंट्रीज़ जो कि नॉर्दर्न यूरेशिया में लोकेटेड है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर जो है ये प्रोवाइड करती है, और एक सिंगल पॉलिसी जो है लेकर आती है स्पेसिफाइड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2014 में। 5 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मीनिया। अब इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि अपग्रेड करना कंपैटिटिवनेस ऑफ मेंबर स्टेट्स की इकोनॉमीज़ को, कॉपरेशन को इंक्रीज़ करना अमंग मेंबर स्टेट्स, और प्रमोट करना स्टेबल डेवलपमेंट ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ किया जा सके। तो सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल जो है यूनियन की सुप्रीम अथॉरिटी है। यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन जो है वो परमानेंट सुप्रा नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है यूनियन ऑफ द यूनियन बेस्ड इन मॉस्को। कोर्ट है एक
जो है जस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है इसका, जो मिन्स्क में लोकेटेड है, बेलारस में। यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन की पावर लेकिन जो है वो लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन, अगर हम देखें, या यूरोपियन कमीशन देखें। मेंबर स्टेट जो डिसएग्री करते हैं इसकी जजमेंट से, वो बाकी बॉडीज़ में अपील कर सकते हैं। कोई भी ऐसी पावर नहीं है कमीशन के पास कि वो एक मेंबर स्टेट को बिफोर द कोर्ट ला सके इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। डिस्प्यूट्स को मोस्टली बायलैटरली ही रिजॉल्व किया जाता है। और जो ये कमीशन है, ये कोई जो ये यूनियन है, ये कोई कॉमन करेंसी भी शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो कंपनीज़ के साथ बात कर रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक पाइल जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के, वो होल्ड किए जाएँ और फिजिकल इंसेंटिव्स दिए जाएँ, चाहे उसके लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चाइना के ऊपर जो है डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। चाइना जो है 90% ऑफ मैग्नेट की प्रोसेसिंग जो है वो कंट्रोल करता है, और उसने अपने एक्सपोर्ट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया रिसेंटली। रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या है? टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट जो अलॉयज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं। एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हाई एनर्जी डेंसिटी और सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं ये, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स की कॉम्पैक्ट साइजेस में ज़रूरत है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है करंटली डोमिनेटेड बाय चाइना है। अगर हम देखें तो नियोडीमियम और सेमेरियम कोबाल्ट जो है टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? मेडिकल एप्लीकेशंस में, जैसे एमआरआई मशीन्स में, एक्सरेज में, पेट इमेजिंग मशीन्स में, फिर एविएशन, नेशनल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर गुड्स, ज्वेलरी, हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में यूज़ किए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं? ये सेट ऑफ 17 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। सब के सब ये मेटल्स हैं, और इस ग्रुप को ऑफन हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअली रेयर नहीं होते हैं, बस इतने ये अबंडेंट होते हैं, लेकिन इसको जो है मुश्किल होता है माइन और रिफाइन करना, उसकी वजह से हम इसको वैल्यूएबल मानते हैं। चाइना लगभग 80% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने जो है रिसेंटली 300 करोड़ रुपए जो मार्जिन मनी है वो सब्सिडी दी है लगभग 8700 प्लस बेनिफिशरीज़ को अंडर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन नॉन फार्म सेक्टर, रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? केवीआईसी, जो कि एक नोडल एजेंसी का काम करती है नेशनल लेवल पर। बैंक फाइनेंस सब्सिडी प्रोग्राम जो है वो दिए जाते हैं इसमें न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए इन द नॉन फार्म सेक्टर। मार्जिन मनी सब्सिडी जो है बैंक लोन्स पर 15% से 35% होती है प्रोजेक्ट्स अप टू 50 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख इन सर्विस सेक्टर। बेनिफिशरीज जो बिलोंग करते हैं स्पेशल कैटेगरीज को, जैसे SC ST विमेन, फिजिकली हैंडीकैप, माइनॉरिटीज़, एक्स सर्विसमैन। ठीक है, इनकी मार्जिन मनी सब्सिडी जो है वो 35% रूरल एरियाज़ में, 25% अर्बन एरियाज़ में मिलती है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर की एज का है वो एलिजिबल है। कोई इनकम सीलिंग भी नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट लगाना है तो बेनिफिशरीज लगभग 8th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। और अगर बिज़नेस या सर्विस सेक्टर में लगाना है तो 5 लाख से ऊपर का, तो भी जो है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर रजिस्टर्ड हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो कोई और गवर्नमेंट सब्सिडी अवेल कर रहे हैं किसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के लिए, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। अब KVIC क्या है? स्टेचुटरी बॉडी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर इस्टेब्लिश की गई है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, तो जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ विद इन इंडिया जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी और अदर विलेज इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़ के लिए ये काम करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN इकोसॉक। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया को रिसेंटली इलेक्ट किया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के लिए 2026 से 28 के बीच के पीरियड के लिए। UN इकोसॉक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है UN का, इस्टेब्लिश किया गया है बाय UN चार्टर। रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कैरिड आउट बाय द UN होती है। UN का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्सिडरी बॉडी है ये।
ओरिजिनली इकोसॉक कंसिस्ट करता है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 18 कंट्रीज़। इकोसॉक की मेंबरशिप जो है वो बेस्ड है ऑन जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड हैं फॉर 3 ईयर टर्म्स बाय जनरल असेंबली। एवरी ईयर 18 न्यू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। 4 of the 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कॉन्टीन्यूसली री इलेक्ट होते हैं। और वो जो है क्योंकि फंडिंग दी जाती है इकोसॉक के बजट के लिए, तो डिसीजंस जो हैं इकोसॉक के वो सिंपल मेजॉरिटी वोट से होते हैं। प्रेसिडेंसी जो है इसकी वो भी हर साल चेंज होती है। ये इकोसॉक स्टडीज़ कंडक्ट करता है, रेजोल्यूशंस फॉर्मुलेट करता है, रिकमेंडेशंस देता है, कन्वेंशंस बनाता है फॉर कंसिडरेशन बाय जनरल असेंबली, और इवन जो है वेरियस यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। काउंसिल जो है इवन रीजनल कमीशंस जो हैं जैसे यूरोप, एशिया पैसिफिक, वेस्टर्न एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है आयुष स्टेक होल्डर इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट के टाइम पर। एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को इंटीग्रेट करना, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, इन्वेस्टमेंट रेडी प्रोजेक्ट्स और रियल टाइम फैसिलिटेशन दिखाना एक ही सिंगल इंटरफेस पर, वो इस पोर्टल का काम है। एम्पावर करता है इन्वेस्टर्स को रियल टाइम डेटा के साथ। तो ये प्लेटफॉर्म अंडरस्कोर करेगा इंडिया के जो आयुष सेक्टर या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन्वेस्टमेंट्स को, जो सेक्टर अभी लगभग 17% एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 7-8 साल में। तो ये पोर्टल जो है वो वाइटल कैटलिस्ट की तरह काम करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करने के लिए, जो है एंटरप्रेन्योर्स को भी एम्पावर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनवी स्टैट्स टू इंडिया 2025। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 8th इशू जो है वो एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 का जो है वो रिलीज़ किया है। ये एनएसओ जो है सिंस 2018 ये डेटा निकाल रहा है, और इस डेटा को जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है डेटा को कंपाइल करके बनाया जाता है। और जो है ये 6 कंपोनेंट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हाइलाइट्स देखें अगर हम, तो एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 25.05 डिग्री सेल्सियस, जो 2001 में था वो 25.74 डिग्री सेल्सियस 2024 में हो गया। एनुअल मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स भी बढ़े हैं। एनुअल रेनफॉल डेटा भी जो है वो दिखा रहा है कि सिग्निफिकेंट ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी रही है मानसून पैटर्न्स के हिसाब से। थर्मल पावर जनरेशन इंक्रीज़ हुई है। इनलैंड फिश प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसकी ये डेटा जो है की रिसोर्स है पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है डेटा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is surging crypto adoption. This topic is important for your economy section. So IMF's first deputy managing director Geeta Gopinath has expressed concerns over the rapid growth of cryptocurrency adoption in developing economies. She has warned that rise of crypto, particularly stable coins, pose risks such as currency substitution and disintermediation of financial institutions in emerging markets. Stable coins are cryptocurrencies pegged to stable assets like fiat currencies or commodities, and their value remains quite stable as compared to volatile cryptocurrencies like Bitcoin. So, what is happening is that Bitcoin's value has soared since President Donald Trump has reversed his earlier skepticism on crypto. Bitcoin is trading high, and it recently crossed $110,000 after bipartisan Senate support for the Genius Act bill. The proposed Genius Act seeks to expand the production of stable coins, requiring issuers to comply with any anti-money laundering and anti-terrorism regulations, back the stable coins 1:1 with fiat or liquid assets, maintain separate reserves to support issued stable coins, and if this bill is passed, it could boost the stablecoin market tenfold to $2 trillion. Pakistan has also partnered with World Liberty Financial, which is Trump-backed firm, through Pakistan Crypto Council to use blockchain for financial inclusion, trade, remittances, and monetization of national assets. The country also aims to become a regional crypto hub through this initiative. Despite making Bitcoin a legal tender in 2021, El Salvador has seen minimal use of cryptocurrency for everyday transactions. So, IMF's first deputy managing director has warned that though still nascent,
Crypto adoption, particularly stable coins, pose rising risk of currency substitution and financial institution disintermediation. Gopinath has emphasized that stablecoins could bypass traditional financial institutions and threaten monetary sovereignty by replacing national currencies. Gopinath's remarks come amid the US President Donald Trump's call for a strategic crypto reserve and support for issuing stablecoins to position US as the crypto capital of the world. In South Asia, Pakistan has partnered with World Liberty Financial, which is a Trump affiliated firm, aiming to become a regional crypto hub. So, experts are cautioning that cryptocurrencies could pose systemic risks to developing economies. In fact, several papers, including a UNCTAD study, highlights that due to high inflation, domestic currencies in emerging markets may lose value as stores of wealth. Uh, Stable coins are particularly risky. They are pegged to a fiat currency can create arbitrage and speculative behavior. So the next topic is Eurasian Economic Union. This topic is important for international relations. So discussions on a free trade agreement between India and Eurasian Economic Union countries are expected to start this year. Russian Trade Commissioner in India has confirmed this. Eurasian Economic Union is an international economic union of countries located in northern Eurasia. It provides for the free movement of goods, services, capital, and labor, and it pursues a coordinated, harmonized, and single policy in the specified sectors of the economy. It is the successor to the Eurasian Economic Community and was established by the signing of Treaty on Eurasian Economic Union in 2014. It consists of five member states: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia. The main objectives of the EAEU are to upgrade the competitiveness of the member states' economies, increase cooperation among member states, and promote stable development to raise the standard of living in member states. So, Supreme Eurasian Economic Council is the Union's supreme authority. So, Eurasian Economic Commission is the permanent supranational regulatory body of the Union based in Moscow. Uh, EAEU is the Court of Justice of the EAEU, and the it is based in Minsk, that is in Belarus. Eurasian Economic Commission's power, of course, is limited as compared to European Commission. Member states disagreeing with its judgment can appeal to the other bodies. Commission has no power to bring a member state before the court in a case of non-compliance. Disputes are often resolved bilaterally rather than via EEU institutions. Unlike the European Union, EAEU does not share a common currency also. So the next topic is rare earth magnets. This topic is important for our economy section. So India is holding talks with companies to establish long-term stockpiles of rare earth magnets by offering fiscal incentives for domestic production, aiming to reduce the dependence on China, which controls 90% of the magnet processing and recently restricted exports. What is rare earth magnets? They are a type of permanent magnet made from alloys of rare earth elements. They are known for their exceptional magnetic strength, high energy density, and superior performance compared to other types of magnets. These magnets are widely used in various industries due to their ability to generate strong magnetic fields in compact sizes. Their global supply chain is currently dominated by China. Neodymium and samarium cobalt are two of the most common types of rare earth magnet materials. They are useful in medical applications like MRI machines as well as X rays and PET imaging. They are also utilized in aviation, national defense, electronic devices, smartphones, consumer goods, jewelry, hard drives, and electric vehicles. What are rare earth elements? They are a set of 17 elements in the periodic table. They are all metals and they are grouped. Their group is often referred to as the rare earth metals. Despite their name, they are not actually rare. They are relatively abundant, but they are difficult to mine and refine, which makes them valuable. China currently controls over 80% of the global rare earth refining capacity. So the next topic is Prime Minister's Employment Generation Program. This topic is important for your economy section and also your governance section. So Khadi and Village Industries Commission has recently disbursed about 300 crore rupees in margin money subsidy to almost 8700 plus beneficiaries under the Prime Minister's Employment Generation Program. So what is this Prime Minister's Employment Generation Program? It was started in 2008 as a credit-linked subsidy scheme and administered by the Ministry of MSME. So it's a central sector scheme.
It aims to generate employment opportunities through the establishment of micro enterprises in the non-farm sector for rural as well as urban areas. It is implemented by the KVIC, functioning as the nodal agency at the national level. Benefits include bank financed subsidy program for setting up new and micro enterprises in the non-farm sector. Margin money subsidy on bank loans is given for manufacturing and service sector. For beneficiaries belonging to special categories, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. Any individual above 18 years of age is eligible. There will be no income ceiling. Beneficiaries must possess at least a class 8 standard pass educational qualification for setting up projects costing above 10 lakh in manufacturing and 5 lakh in business or service sector. Self-help groups or institutions must be registered to become eligible. Existing units which are already availing any type of government subsidy either in central government or state government scheme, they are not eligible. So what is KVIC? It's a statutory body established under the 1956 Act, and it's an apex organization of the Ministry of MSME with regard to khadi and village industries within India. So the next topic is UN ECOSOC. This topic is important for international relations. India was recently elected to the Economic and Social Council of the United Nations for the period between 2026 and 2028. So UN Economic and Social Council is one of the 6 principal organs of the UN. It was established by the UN Charter. It is responsible for the direction and coordination of the economic, social, humanitarian, and cultural activities carried out by the UN. It is the UN's largest and most complex subsidiary body. Originally, it consisted of representatives from 18 countries. Its membership is based on geographic representation, like 14 are allocated to Africa, 11 to Asia, 6 to Eastern Europe, and so on. Members are elected for 3 year terms by the General Assembly. Every year, 18 new members are elected. 4 of the 5 permanent members of the Security Council have been continuously re-elected because they provide funding for this ECOSOC's budget. So decisions of the ECOSOC are taken by simple majority vote. The presidency changes annually. The ECOSOC conducts studies, formulates resolutions, recommendations, and conventions for consideration by the General Assembly and coordinates the activities of various UN organizations. The Council also oversees regional commissions for Europe, Asia and Pacific, Western Asia, Latin America, and Africa. Okay. So the next topic is Ayush Nivesh Sarthi portal. This topic is important for your economy section. Recently, Government of India has launched the Ayush Nivesh Sarthi portal during the Ayush Stakeholder Industry Interaction Meet. So it's a dedicated investor-centric digital platform which is developed by the Ministry of Ayush in collaboration with Invest India. It integrates policy frameworks, incentive structures, investment-ready projects, and real-time facilitation into a single interface. It will empower investors with real-time data, and it leverages the sector's 17% annual growth rate between 2014 and 2020. So it will be going to serve as a vital catalyst in attracting FDI, empowering entrepreneurs, and showcasing India's leadership in traditional medicine and wellness to the world. Okay. So the next topic is Envy Stats India 2025. This topic is important for your environment section. So recently, Ministry of Statistics and Program Implementation has released the 8th issue of the publication titled Envy Stats India 2025, which is a publication released by National Statistics Office since 2018. It is compiled based on the data sourced from various ministries, departments, and organizations of the Government of India. It is organized into 6 components, each corresponding to the components of the FDES 2013. Okay, so that is Framework for Development of Environment Statistics. So the highlights of Envy Stats India 2025 include the annual mean temperature has increased from 25.05 degrees Celsius in 2001 to 25.74 degrees Celsius in 2024. Similarly, the annual minimum and maximum temperatures have also risen. The annual rainfall data from 2001 to 2024 highlights significant year-to-year variability influenced by monsoon patterns. Thermal power generation has also increased. Inland fish production has also increased. So it is a key resource for policymakers, researchers, and stakeholders, offering a comprehensive overview of the country's environmental landscape. So it also supports the development of evidence-based policies aimed to achieve environmental sustainability and resilience. Okay. So these were our topics for today.
We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.